नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वीके एग्रीकल्चर क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं विपिन सर जुड़ चुका हूं आज की क्लास लेकर, जिसमें हम चर्चा करेंगे जीटीए स्पेशल जो भी तैयारी कर रहे हैं साथी उनके लिए, जिसमें हम आज चर्चा करेंगे धान और गेहूं पर आधारित प्रश्नों के बारे में, जो इसमें टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं सेशन के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न है, धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है? आपको बताना है कमेंट करके। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर। धान का बॉटनिकल नेम क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग उत्तर दीजिए और उत्तर होता है ओराइजा सेटाइवा, जो कि धान का वानस्पतिक नाम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, गेहूं की फसल के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है? उष्णकटिबंधीय, अत्यधिक शुष्क, शीतोष्ण या भूमध्य रेखीय? प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर दीजिए, जो कि आप सभी के स्क्रीन पर उत्तर होता है आपका शीतोष्ण, समशीतोष्ण जिसको कहते हैं। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, प्रश्न संख्या 3, धान के खेत के से मुख्य रूप से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर क्या होगा। और उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। और अगला प्रश्न आप सभी के बीच, प्रश्न संख्या 4, सामान्यतः भारत में उगाया जाने वाला मैक्सिकन बौना गेहूं आनुवांशिक रूप से किस प्रकार का है? द्विगुणित है, जिसको डिप्लॉइड कहते हैं, चतुर्गुणित है, जिसको टेट्राप्लॉइड कहते हैं, त्रिगुणित है, ट्रिप्लॉइड कहते हैं, खड़गुणित है, जिसको हेक्साप्लॉइड कहते हैं। तो उत्तर आपका होता है खड़गुणित, जिसको हम हेक्साप्लॉइड के नाम से भी जानते हैं। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच है, धान की नर्सरी तैयार करने के लिए प्रसिद्ध डेपोक विधि मूल रूप से किस देश से विकसित की गई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है जापान, फिलीपींस, चीन या इंडोनेशिया से। तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर। फटाफट क्लास चल रही है आपकी और जल्दी से जुड़िए। और उत्तर आता है आपका बी, फिलीपींस। और 20 प्रश्नों की श्रृंखला है, तो जल्दी जल्दी आपको देखना है प्रश्नों को। गेहूं की फसल में करुआ या करनालवंट रोग निम्नलिखित में किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, सूत्रकृमि के द्वारा होता है? तो जल्दी से बताइए, फंगस, बैक्टीरिया, वायरस या निमाटोड? तो उत्तर आपका होता है कवक के द्वारा होता है करनालवंट रोग। अगला प्रश्न आप सभी के बीच, गेहूं की फसल में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील अवस्था कौन सी है? जिसको आपको बताना है। ट्रिलिंग स्टेज होती है, मिल्किंग स्टेज, सीआरआई स्टेज या जॉइंटिंग स्टेज? तो आपको जल्दी से कमेंट करिए। तो उत्तर आपका होता है जड़ फूटने की अवस्था, जिसको हम सीआरआई स्टेज भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, खाद धान की फसल में बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका उपयोग वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है? जैक्टोबैक्टर का, राइजोबियम का, एजोला और नीलहरी शैवाल का या फास्फोबैक्टीरिया की? तो उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी, एजोला और नीलहरित शैवाल का उपयोग किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में। और अगला प्रश्न है, फेलारिस माइनर, जिसे सामान्य भाषा में गेहूं का मामा या गुल्ली डंडा कहा जाता है, या किस श्रेणी का खरपतवार है? चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, नक्सली खरपतवार है, बहुवर्षीय खरपतवार है या परजीवी खरपतवार है? तो उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, या जिसको हम नक्सली खरपतवार या मिमिक्री बीट भी कहते हैं। तो अगला प्रश्न है, धान में ब्राउन प्लांट हॉपर के अत्यधिक हमले के कारण फसल पूरी तरह से सूख जाती है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? ब्लास्ट है, डेड हार्ट है, खैरा रोग है या हॉपर बर्न है? तो चलते हैं उत्तर की तरफ और उत्तर देखते हैं। और उत्तर होता है हॉपर बर्न, जो कि ब्राउन प्लांट हॉपर को अत्यधिक प्रभावित करता है। गेहूँ की ट्रिटिकम ड्यूरम किस्म का उपयोग किस रूप से किया जाता है? आपको बताना है। सॉफ्ट ब्रेड के लिए, बिस्कुट के लिए, सूजी, माइक्रोनी पास्ता के लिए या केक और पेस्ट्री के लिए? तो बताना है ट्रिटिकम ड्यूरम का उपयोग हम सूजी, मैक्रोनी और पास्ता बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की तरफ। और प्रश्न संख्या 12 है, धान की श्री विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेत में लगातार जल भराव रखना, कम पानी और कम बीज में अधिक उत्पादन लेना, केवल हवाई जहाज से बीज को छिड़काव करना, रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करना? तो उत्तर आपका होता है ऑप्शन बी, कम पानी और कम बीज दर से अधिक धान उत्पादित करना। और अगला प्रश्न संख्या 13 आप सभी के बीच, गेहूँ के दाने की पिसाई और बेकिंग की गुणवत्ता जांचने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? आपको कमेंट करना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी? जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न कौन सा सही होने वाला। तो उत्तर आपके बीच आ चुका है। पहले इसके मान के द्वारा हम इसकी बारीकता को चेक करते हैं। धान का ट्रुंगो वायरस निम्नलिखित किस कीट के कारण फैलता है? गंधी बग के द्वारा, तना छेदक के द्वारा, हरा पत्ती फुदका के द्वारा या सफ़ेद मक्खी के द्वारा? तो कमेंट करिए इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 14 का ट्रुंगो वायरस किस कीट के द्वारा फैलता है? तो उत्तर आपका आता है हरा फुदका के द्वारा आपका फैलता है, जिसको हम लीव ग्रीप हॉपर भी कहते हैं। और अगला प्रश्न है, गेहूं की बुआई के लिए प्रति हेक्टेयर सामान्य बीज दर कितना निर्धारित किया गया है?
20 से 25 किग्रा है या 50 किग्रा है या 100 किग्रा है या 200 किग्रा है? तो जल्दी से कमेंट करना है 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। तो उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी, जो कि 100 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित की गई है। और अगला प्रश्न है आप सभी के बीच, धान के पौधों में आंतरिक्ष या सिल्वर सूट का लक्षण किस कीट के कारण पैदा होता है? गाल मिर्च के द्वारा, लीफ फोल्डर के द्वारा, आर्मी वार्प के द्वारा, टिड्डा के द्वारा? तो जल्दी से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर। और उत्तर आपका है गाल मिर्च के द्वारा आपका सिल्वर सूट कीट लक्षण दिखाई देता है। विश्व का पहला अति उत्पादक संकर चावल विकसित करने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? डॉक्टर गुरुदेव खुश को, लोंगपिंग युआन को, MS स्वामीनाथन को और बोरला को? तो आपको बताना है उत्तर। उत्तर आपका होता है प्रोफेसर लोंगपिंग युआन को। तो अगला प्रश्न आप सभी के बीच, गेहूं की फसल में साहू या सेहू रोग निम्नलिखित में से किस कारण से लगता है? कवक के कारण लगता है, विषाणु के कारण, सूत्रकृमि के द्वारा या घोंघा के द्वारा? तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर चयन करिए, क्या होने वाला है जो कि आपकी स्क्रीन पर है। सेहू रोग का कारण कौन सा है? तो चलते हैं उत्तर की तरफ, और उत्तर आपका होता है ऑप्शन सी। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, और 19 में है धान के दानों में विकास की दुग्ध अवस्था पर कौन से कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं? तो धान का गंधी बाग रोग, जो कि धान की दुग्ध अवस्था में पहुंचाता है। और आज की श्रृंखला का अंतिम और आखिरी प्रश्न, धान और गेहूं दोनों फसलों जो होती हैं वो वनस्पतिक जगत के किस कुल के अंतर्गत पाई जाती हैं? लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत पाई जाती है, पोएसी के या ग्रेमनी के, सोलेनेसी या क्रूसीफेरी के? तो उत्तर होता है ऑप्शन बी, जिसको हम पोएसी या ग्रेमनी के नाम से जानते हैं, जो कि दोनों ही क्रॉप उसी के अंतर्गत आते हैं। तो आज की श्रृंखला में हमने आप सभी से चर्चा किया 20 MCQ क्वेश्चन, जो कि धान और गेहूं से जुड़े हुए प्रश्न थे और आपके EGTA जैसे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो आप सभी को तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल BK एग्रीकल्चर क्लासेस से जुड़ना है और देखना है लगातार अपनी क्लास।